सोचिए आज से हजारों साल पहले सफर कैसा होता होगा। मतलब पैदल चलना मीलों या फिर किसी जानवर की पीठ पर। हाँ बिल्कुल। और आज इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, बुलेट ट्रेनें हैं, और अब तो हाइपरलूप की बातें हो रही हैं, ट्यूब के हाँ। अंदर उड़ने वाली चीज। गजब का बदलाव है सही में। परिवासन का ये पूरा सफर है ना, किसी अजूबे से कम नहीं लगता। सही बात है। आज हम इसी सफर को थोड़ा और करीब से देखेंगे। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। परिवहन का इतिहास, फिर वो औद्योगिक क्रांति वाला बड़ा बदलाव, आज शहरों में क्या चल रहा है और भविष्य कैसा दिख सकता है, इन सब पर। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि कैसे परिवहन ने सिर्फ दुनिया को आप कह सकते हैं छोटा नहीं किया, बल्कि हमारे जीने का, सोचने का, एक दूसरे से कनेक्ट करने का तरीका ही बदल दिया। गहराई से। तो हम बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे। वो पहले कदम, फिर औद्योगिक क्रांति की धमक, और फिर आज की इलेक्ट्रिक गाड़ियां, और आगे वो हाइपरलूप तक। हाँ, तो चलिए फिर खोलते हैं इस कहानी को, देखते हैं क्या निकलता है इसमें से। तो एकदम शुरुआत, मतलब बिल्कुल ही शुरू में, जब न सड़क थी न गाड़ी, इंसान कैसे जाता था एक जगह से दूसरी? अपने पैरों पर। हजारों साल तक तो यही था मुख्य जरिया। हाँ, पैदल। स्रोत भी यही बताते हैं, जैसे फैक्ट विटिका है, ब्रेनली.इन है। फिर धीरे धीरे जानवरों का इस्तेमाल शुरू हुआ। जैसे? घोड़े, बैल। हाँ, घोड़े, बैल, ऊंट भी रेगिस्तानी इलाकों में। हाथी भी थे कहीं कहीं। ये न सिर्फ सवारी के काम आते थे, बल्कि सामान ढोने के लिए भी बहुत जरूरी थे। और पानी वाले रास्ते, नदियां, समंदर। अरे हाँ, वो तो थे ही हमेशा से। सोचिए ना, मिस्र में नील नदी या अपने यहाँ गंगा, कैसे नामों पर व्यापार और जिंदगी चलती होगी। ये पहले जलमार्ग थे। लेकिन असली गेम चेंजर वो था पहिए का आविष्कार। पहिया? हाँ। फैक्ट वाटिका तो इससे परिवहन में क्रांति कहता है, और ये गलत नहीं है। क्यों? मतलब क्या बदला उससे? अचानक से आप ज्यादा वजन ले जा सकते थे, ज्यादा दूरी तक, और मेहनत भी कम लगती थी। अच्छा। इसी से रथ बने, बैलगाड़ियां आईं, दुनिया थोड़ी सिमट सी गई कह सकते हैं। इसने व्यापार को संगठित किया, बड़े साम्राज्यों को फैलने में मदद की, एक तरह से नींव रखी। तो ये था शुरुआती दौर, धीमी गति वाला लेकिन मजबूत नींव वाला। बिल्कुल। फिर आई औद्योगिक क्रांति, 18वीं 19वीं सदी, खासकर ब्रिटेन में। इसने तो मतलब परिवहन की पूरी तस्वीर ही बदल दी। हाँ, टेक्स्टबुक का विश्लेषण यही दिखाता है। ये वो टाइम था जब मशीनों ने इंसानों और जानवरों की ताकत की जगह लेना शुरू कर दिया। और इसका सेंटर पॉइंट क्या था? भाप। भाप का इंजन। बिल्कुल। जेम्स वॉट ने इसे और बेहतर बनाया। हाँ, सुना है। और फिर आए जॉर्ज स्टीफनसन, उन्होंने इसे पटरियों पर दौड़ा दिया। स्टीफनसन रेलवे के पितामह कहते हैं ना इन्हें। हाँ, स्रोत यही बताते हैं। IGH जर्नल, फैक्ट वाटिका भी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भाप से ट्रेनें कैसे दौड़ सकती हैं। स्टॉकटन डार्लिंगटन लाइन थी 1825 में। अच्छा। और फिर 1830 में लिवरपूल मैनचेस्टर लाइन पर उनका वो मशहूर रॉकेट इंजन चला। ये थी पब्लिक रेलवे की शुरुआत। वाह। और इस क्रांति को और क्या चीजें सपोर्ट कर रही थी? तकनीक? हाँ, तकनीकी तरक्की बहुत हुई। लोहा और इस्पात अब ज्यादा मजबूत बनने लगे थे, आसानी से मिलने लगे थे। कोयला वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन गया, और सड़कें भी, उन्हें भी बेहतर बनाया जाने लगा। ये सब टेक्स्टबुक और IGH जर्नल में मिलता है। रेलवे का असर तो जबरदस्त रहा होगा। बहुत ज्यादा। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये सिर्फ माल ढुलाई या लोगों के आने जाने तक सीमित नहीं था। अच्छा, और क्या? इसने समाज को जोड़ा, एक अभूतपूर्व तरीके से। सोचिए, पहली बार लोग अपने छोटे से गांव या शहर से निकलकर दूर दराज के इलाकों तक आसानी से पहुंच सकते थे। हाँ, ये तो है। विचारों का, खबरों का, यहाँ तक कि बीमारियों का फैलना भी तेज हो गया। इसने क्षेत्रीय पहचानों को थोड़ा कमजोर किया और एक ज्यादा जुड़ा हुआ समाज बनाने में मदद की। IGH जर्नल इस पर जोर देता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होगा, कुछ नेगेटिव भी। हाँ बिल्कुल। टेक्स्टबुक और IGH जर्नल ये भी बताते हैं कि इस तेज विकास की कीमत चुकानी पड़ी। शहर अचानक बढ़ने लगे, तो भीड़-भाड़, गंदगी, प्रदूषण जैसी समस्याएं खड़ी हो गईं। और कारखानों में रेल बनाने में जो मजदूर काम कर रहे थे, उनके हालात अक्सर बहुत खराब थे। इससे सामाजिक तनाव भी बढ़ा, आंदोलन भी हुए। तो मतलब तरक्की के साथ चुनौतियां भी आईं। हमेशा आती हैं। भाप के इंजन ने दुनिया बदली, पर कहानी आगे बढ़ी। आंतरिक दहन इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन। हाँ बिल्कुल, वो अगला बड़ा कदम था। इसने व्यक्तिगत परिवहन का रास्ता खोला, जो आज हम देखते हैं। मतलब कारें? हाँ, ऑटोमोबाइल युग की शुरुआत कार्ल बेंज ने 1886 में अपनी मोटर वैगन पेश की। वो पहली कार मानी जाती है ना? हाँ, पहली प्रैक्टिकल कार। और लगभग उसी समय 1885 में
डेमलर और मैबैक ने पहली मोटरसाइकिल बना डाली। कमाल है। फैक्ट वाटिका इन्हें मील का पत्थर मानता है। और फिर आसमान में 1903 राइट पंदु, उन्होंने उड़ान भरी। बिल्कुल, परिवहन का एक नया आयाम ही खुल गया। बिल्कुल। तो जमीन पर इंजन वाली गाड़ियां, आसमान में हवाई जहाज, और उधर रेलवे, वो भी फैलता जा रहा था पूरी दुनिया में। हाँ, पूरी दुनिया में। अमेरिका में देखिए, IGL जर्नल बताता है पहली ट्रांसकॉन्टिनेंटल लाइन 1869 में पूरी हुई। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक रेल पहुंच गई। वाह, इसमें किसका हाथ था? अमेरिकी सरकार का? सरकार ने मदद की, जमीन दी, पैसे दिए, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटिश तकनीक और पैसा भी इसमें लगा था। अच्छा, और भारत में क्या हुआ? भारत में रेलवे की कहानी थोड़ी अलग है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जरूरतों से शुरू हुई। मतलब? माल ढुलाई, सेना को जल्दी पहुंचाना, प्रशासन पर कंट्रोल रखना। लॉर्ड डलहौजी के टाइम इसमें तेजी आई। ठाणे, ये तारीख फैक्ट वेटिका और IGH जर्नल दोनों बताते हैं। और पूरब में? अगले ही साल 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के बीच। भारत में रेल लाइन बिछाना तो मुश्किल रहा होगा, पहाड़, नदियां। बहुत मुश्किल। IGH जर्नल में भोर घाट जैसे इलाकों की इंजीनियरिंग चुनौतियों का जिक्र है। कमाल का काम किया गया था। लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद 1890 तक भारत में एक बहुत बड़ा रेल नेटवर्क बन चुका था। और पूरी दुनिया में कितना अंदाजा है? IGH जर्नल का अनुमान है कि 1890 तक दुनिया भर में करीब 4.5 लाख किलोमीटर रेल लाइनें बिछ चुकी थीं। 4.5 लाख किलोमीटर? ये तो वाकई ग्लोबल कनेक्टिविटी की शुरुआत थी। बिल्कुल। कमाल है। अच्छा, अब उस तेज रफ्तार से आज की भागदौड़ पर आते हैं। शहरों में परिवहन तो एक सिरदर्द बन गया है। हाँ, ये बड़ी चुनौती है। ORF हिंदी का विश्लेषण यही कहता है। शहर गाड़ियों से भरे पड़े हैं, सड़कें जाम रहती हैं, और पैदल चलना, साइकिल चलाना, वो तो जैसे भूल ही गए हैं लोग। मुश्किल भी है, असुरक्षित भी लगता है। और देखिए, समस्या सिर्फ गाड़ियों की गिनती नहीं है, समस्या प्लानिंग की भी है। हमारे शहरों की प्लानिंग कैसे हुई है? मतलब? ORF हिंदी का अध्ययन बताता है कि दशकों तक हमने क्या किया। निजी गाड़ियों को प्राथमिकता दी, उनके लिए चौड़ी सड़कें बनाई, फ्लाईओवर बनाए, और जो जरूरी था, पैदल चलने वाले, साइकिल सवार और सबसे अहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसे नजरअंदाज कर दिया गया। हाँ, ये तो दिखता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसें हैं, मेट्रो है, ऑटो हैं, लेकिन सब अलग अलग, कोई तालमेल नहीं लगता। बिल्कुल। ORF हिंदी इसी पर जोर देता है। एक साधन से दूसरे तक जाना आसान नहीं है, किराए में बहुत फर्क हो सकता है, जानकारी मिलना मुश्किल है। और फुटपाथ, साइकिल लेन या तो है ही नहीं या उन पर कब्जा है। NMT कहते हैं ना इसे, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट। हाँ, NMT इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। नीतियां तो बनी होंगी इसके लिए, लागू क्यों नहीं हुई ठीक से? यही तो दिक्कत है। ORF हिंदी कहता है कि जमीनी हकीकत अलग है, कार्यान्वयन मतलब अमल में लाना बहुत कमजोर रहा है। अलग अलग सरकारी विभाग हैं, एजेंसियां हैं, उनमें तालमेल नहीं है। बिल्कुल, समन्वय की भारी कमी है, सब अपने अपने दायरे में काम करते हैं। और पैसा, वो भी एक मसला होगा, बहुत बड़ा मसला। ORF हिंदी बताता है कि शहरों की जो स्थानीय सरकारें होती हैं, नगर निगम या पालिकाएं, ULBs, हाँ ULBs, उनके पास अक्सर फंड की कमी होती है। बड़े ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए ना पैसा होता है, ना पूरे अधिकार। हालांकि कुछ राज्य कोशिश कर रहे हैं, जैसे राजस्थान का जिक्र था। हाँ, कुछ राज्य अपने स्तर पर कनेक्टिविटी सुधारने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगा रहे हैं। लेकिन एक विरोधाभास सा लगता है कैसा विरोधाभास? कि नीतियां कहती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, पैदल चलो, साइकिल चलाओ, हाँ, लेकिन पैसा लग रहा है ज्यादातर सड़कों और फ्लाईओवरों पर, जो एक तरह से और गाड़ियों को बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही विरोधाभास है। ORF हिंदी का यही तर्क है कि एक टिकाऊ शहरी परिवहन सिस्टम के लिए सिर्फ नीतियां काफी नहीं, उनका सख्ती से पालन होना चाहिए, संस्थाओं के बीच तालमेल होना चाहिए और स्थानीय निकायों को ज्यादा ताकत और पैसा मिलना चाहिए। बात तो सही है। और इसी टिकाऊ भविष्य की तरफ एक और कदम है इलेक्ट्रिक वाहन, EVs। हाँ, आजकल तो हर तरफ इनकी बात है। हाँ, चर्चा तो बहुत है। ये जरूरी क्यों है इतने? क्या फायदे इनके? देखिए, दृष्टि IAS और PIB जैसे स्रोत कई फायदे गिनाते हैं। पहला तो चलाने का खर्च कम है पेट्रोल डीजल के मुकाबले। अच्छा। मेंटेनेंस भी कम है क्योंकि इंजन में पुर्जे कम होते हैं। और सबसे बड़ा फायदा, प्रदूषण। हाँ, 0 टेल पाइप उत्सर्जन, मतलब गाड़ी चलते वक्त कोई धुआं नहीं निकालती, तो शहरों में हवा साफ रखने में मदद मिल सकती है। और ये शांत भी होती हैं, आवाज नहीं करती ज्यादा, और इनकी एनर्जी एफिशिएंसी मतलब ऊर्जा दक्षता वो भी पेट्रोल डीजल गाड़ियों से बेहतर होती है। सरकार भी तो इन्हें बढ़ावा दे रही है। बहुत जोर शोर से।
कई सरकारी पहले हैं, NEMMP है, फेम योजना के फेज 1 और 2 हैं, जिनमें सब्सिडी मिलती है गाड़ी खरीदने पर। ऑटो और बैटरी बनाने के लिए PLI योजनाएं लाई गई हैं। EVs पर GST घटाकर सिर्फ 5% कर दिया है। और अभी हाल में PM ई बस सेवा जैसी योजनाएं भी शुरू हुई हैं। ये सब जानकारी PIB और दृष्टि IAS से मिलती है। सरकार के लक्ष्य क्या हैं? कितना EV चाहती है सड़कों पर? लक्ष्य बड़े हैं। PIB और दृष्टि IAS बताते हैं कि 2030 तक जो नई गाड़ियां बिकें उनमें 30% EVs हों और लंबा लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन वाला देश बनना। अच्छा, और अभी क्या स्थिति है? बढ़ रही हैं EVs? हाँ, जमीनी स्तर पर देखें तो बाजार बढ़ रहा है, खासकर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट में। ऑटो रिक्शा वगैरह? हाँ, PIB के आंकड़े थे कि फरवरी 2025 तक 56 लाख से ज्यादा EVs रजिस्टर हो चुके थे। अरे वाह! और मेक इन इंडिया पर भी जोर है। जैसे EV टारा का लॉन्च हुआ, बैटरी बनाने के कारखाने लगाए जा रहे हैं। लेकिन सब कुछ अच्छा ही अच्छा तो नहीं होगा, चुनौतियां भी होंगी। चुनौतियां बहुत हैं। दृष्टि IAS इनका पूरा विश्लेषण करता है। पहली और सबसे बड़ी है कीमत। महंगी है अभी भी। हाँ, अगर आप एक जैसी पेट्रोल कार और उसका EV मॉडल देखें तो EV वाला काफी महंगा पड़ता है। नेक्सन का उदाहरण ले लीजिए। और चार्जिंग कहाँ चार्ज करें? ये दूसरी बड़ी समस्या है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। बड़े शहरों में तो फिर भी स्टेशन मिल जाएंगे, लेकिन हाईवे पर निकलिए या छोटे शहरों में जाइए तो दिक्कत है। और बैटरी का क्या? वो भारत में बनती हैं? ज्यादातर नहीं। हम अभी भी बैटरी सेल और दूसरे के जरूरी कंपोनेंट्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं, खासकर चीन पर। ओह, और एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। ये गाड़ियां धुआं नहीं निकालती, ठीक है, पर इनको चार्ज करने के लिए जो बिजली लगती है वो कहाँ से आती है? ये बहुत अहम सवाल है। दृष्टि IAS इस पर बात करता है। भारत में अभी भी ज्यादातर बिजली कोयले से बनती है। तो मतलब बिजली बनाने में तो प्रदूषण हुआ ना? बिल्कुल। तो सवाल उठता है कि EV का पूरा जीवन चक्र उत्सर्जन, लाइफ साइकिल एमिशन, मतलब बनने से लेकर चलने और खत्म होने तक, क्या वो वाकई पेट्रोल गाड़ी से कम है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर बहस चलती है, खासकर जब हम हाइब्रिड गाड़ियों से तुलना करते हैं। हाइब्रिड मतलब पेट्रोल और बैटरी दोनों? हाँ, कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि शायद भारत जैसे देश के लिए एकदम से इलेक्ट्रिक होने से पहले हाइब्रिड एक ज्यादा प्रैक्टिकल बीच का रास्ता हो सकता है। और क्या दिक्कतें हैं EVs में? रेंज की चिंता रहती है लोगों को, एक बार चार्ज करने पर गाड़ी कितनी दूर जाएगी। हाँ, ये तो है। और जब बैटरी पुरानी हो जाती है 5-7 साल बाद, तो उसका क्या होगा? उसकी रिसाइकलिंग कैसे होगी? ये भी एक बड़ी चुनौती है जिसका जिक्र दृष्टि IAS करता है। तो इन सब पर नजर कैसे रखी जा रही है? नीति आयोग ने एक इंडेक्स शुरू किया है, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, अच्छा। IEMI। PIB ने इसके बारे में बताया था। ये देखता है कि कौन से राज्य EVs को अपनाने में कितना आगे बढ़ रहे हैं। कौन आगे है अभी? फिलहाल दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्य अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब सफर शुरू हो गया है EVs का, पर मंजिल अभी थोड़ी दूर है। हाँ, कह सकते हैं। रास्ते में कई मोड़ हैं, तकनीकी भी, आर्थिक भी और नीतिगत भी। चलिए अब भविष्य में एक और बड़ी छलांग लगाते हैं, हाइपरलूप। ये नाम सुनते ही लगता है कोई साइंस फिक्शन फिल्म चल रही है। हाँ, कॉन्सेप्ट तो वैसा ही लगता है। एलन मस्क ने दिया था ये आइडिया। परिवहन का 5वां मोड़ कहा था उन्होंने। हाँ, दृष्टि IAS और फैक्ट वाटिका इसके बारे में बताते हैं। कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ी ट्यूब, पाइप जैसी। हाँ समझ लीजिए, एक बहुत बड़ी पाइप, उसके अंदर से लगभग सारी हवा निकाल दी गई हो, वैक्यूम जैसा माहौल। ओके। और उसमें चुंबकीय शक्ति यानी मैग्नेटिक लेविटेशन के सहारे बिना पहियों के तैरते हुए कैप्सूल या पॉड चल रहे हों। कितनी रफ्तार से? 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। क्या बात कर रहे हैं? ये कैसे काम करेगा? देखिए, पॉड्स होंगे जिनमें यात्री या सामान होगा। ये ट्यूब के अंदर ट्रैक से थोड़ा ऊपर श्वेबन करेंगे, मतलब तैरेंगे। मैग्नेटिक लेविटेशन से, जैसे मैगलेव ट्रेन है। हाँ, उसी तरह की तकनीक। और क्योंकि ट्यूब में हवा का दबाव बहुत कम होगा, तो हवा का घर्षण, एयर रेजिस्टेंस, लगभग खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो रफ्तार बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा। यही इसका बेसिक सिद्धांत है। ये जानकारी दृष्टि IAS देता है। भारत में भी कुछ चल रहा है इस पर? हाँ, बात हुई थी। दृष्टि IAS के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुणे के बीच हाइपरलूप बनाने के लिए वर्जिन हाइपरलूप 1 नाम की कंपनी के साथ एक समझौता किया था। मुंबई पुणे? कितनी देर में पहुंचते? प्लान था कि यात्रा का समय सिर्फ 25-30 मिनट रह जाएगा, रफ्तार करीब 496 किलोमीटर घंटा। अरे बाप रे, अभी तो घंटों लगते हैं। हाँ, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी बहुत शुरुआती स्टेज में है। इसकी लागत, इसकी व्यावहारिकता, मतलब ये कितना प्रैक्टिकल है, इस पर बहुत सवाल हैं। सवाल तो उठेंगे ही।
ये सुनने में जितना क्रांतिकारी लगता है बिल्कुल उतना ही मुश्किल भी लगता है। बिल्कुल। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है सुरक्षा का। हाँ, सेफ्टी। दृष्टि आईएएस कई चिंताएं बताता है। इतनी तेज रफ्तार पर अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो क्या होगा? ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करेगा? और इंसानों के साथ टेस्ट हुआ है इसका? अभी तक कोई व्यापक परीक्षण इंसानों के साथ नहीं हुआ है। लागत बहुत ज्यादा होगी इसे बनाने की। फिर एक बंद ट्यूब में इतनी तेज गति से सफर करना, यात्रियों का अनुभव कैसा रहेगा? क्या वो आरामदायक होगा? तकनीकी दिक्कतें भी होंगी, बहुत ज्यादा। तो सवाल यही है कि क्या ये वाकई परिवहन का भविष्य है या बस एक बहुत महंगा सपना? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा। हाँ, वक्त ही बताएगा। और हाइपरलूप के अलावा भविष्य में और क्या दिख रहा है परिवहन में? बहुत कुछ है। फैक्ट वाटिका इशारा करता है कि आने वाले समय में सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां आम हो सकती हैं। बिना ड्राइवर वाली कारें। हाँ, सामान पहुंचाने वाले ड्रोन दिख सकते हैं। शहरों के अंदर उड़ने वाली एयर टैक्सी की बातें हो रही हैं। एयर टैक्सी, वाह। और स्पेसएल्स जैसे दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट शायद वो अंतरिक्ष यात्रा को भी आम बना दे, कौन जाने। तो ये था परिवहन का पूरा सफरनामा, जानवरों की सवारी से हाइपरलूप की कल्पना तक। हमने देखा कि कैसे हर नई तकनीक ने दुनिया को जोड़ा है, बदला है। बिल्कुल। और ये बदलाव सिर्फ आने जाने की सुविधा का नहीं है। इन्होंने हमारे शहरों का नक्शा बदल दिया, अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दी, समाजों को जोड़ा भी और तोड़ा भी, और हमारे पर्यावरण पर भी इनका गहरा असर पड़ा है। तो औद्योगिक क्रांति की रेलों से लेकर आज ईवीज की चुनौतियों और हाइपरलूप जैसी भविष्य की संभावनाओं तक हर कदम एक नया अध्याय लिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब आज की इस पूरी बातचीत से क्या समझें? एक बात तो साफ है, परिवहन का विकास रुकने वाला नहीं है। हाँ, ये तो है। ये लगातार तेज हो रहा है, स्मार्ट हो रहा है, ज्यादा कनेक्टेड हो रहा है। चाहे वो शहरों में बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत हो, या ईवीज को अपनाने की कोशिशें हो, या फिर हाइपरलूप जैसी नई तकनीकें हो, ये सब बदलाव ला रहे हैं। बिल्कुल। और इसी पर एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। क्या? जरा सोचिए, उस दुनिया के बारे में जहां सफर शायद इतना तेज और आसान हो जाए कि दूरी का एहसास ही खत्म हो जाए। जब शायद गाड़ियां खुद चलने लगे और हमें ड्राइविंग की जरूरत ही ना पड़े, तब हमारे शहर कैसे दिखेंगे? हमारे काम करने का तरीका कैसे बदलेगा? हमारे रिश्ते, एक दूसरे से जुड़ाव। हाँ, क्या हमारे सामाजिक रिश्ते, हमारे समुदाय से हमारा जुड़ाव भी बदल जाएगा? शायद ऐसे बदलाव आएंगे जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं।